नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके। वेलकम टू योर कन्या अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 7वीं कक्षा से हिमालय की बेटियां लेसन नंबर 3 से सॉल्यूशंस यानी सवाल और जवाब। पहला सवाल है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। सवाल क्रमांक 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। जवाब है, लेखक नदियों को माँ मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी वह इन्हें प्रेयसी की भांति यानी प्रेयसी की तरह प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह ये नदियाँ सागर से मिलने को आतुर होती है। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती है, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़े रहता है। सवाल क्रमांक 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। सॉल्यूशन है, इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी हैं। सेकेंड, इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। 3, ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फार्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जलस्रोत का उत्तम साधन है। ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट यानी बड़ा है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। सवाल क्रमांक 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। सॉल्यूशन है, नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियाँ हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही है। यह हमें पीने के लिए पानी देती है, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी है। अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारी जीविका का साधन रही है। हिंदू धर्म में तो ये नदियाँ पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय है। हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है, जो सबका कल्याण ही करती है। सवाल क्रमांक 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। सॉल्यूशन है, लेखक ने हिमालय यात्रा में निम्नलिखित की प्रशंसा की है। 1, हिमालय की अनुपम छटा की, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अटकलियों की, उसकी तरफ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल से भरे जंगलों की। सवाल क्रमांक 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। ख, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के उदाहरण ढूंढिए। सॉल्यूशन, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर
बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं। 4. हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। सवाल क्रमांक 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। विशेषण संभ्रांत, विशेष्य वर्षा। चंचल जंगल, समतल महिला, घना नदियाँ, मूसलाधार आंगन। हमें क्या करना है, इसके मिलान करना है। सॉल्यूशन, संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार बारिश। सवाल क्रमांक 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। द्वंद्व समास के उदाहरण, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, राम सीता, पति पत्नी। सवाल क्रमांक 5, नदी को उल्टा लिखने से दिन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, दीन भाववाचक संज्ञा। सॉल्यूशन, ताप पत, तप पत भाववाचक, राज जरा भाववाचक, नववन जातिवाचक, गललग भाववाचक, राम मरा भाववाचक।